बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, स्टूडियो में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी हमारे साथ हैं। क्या अगस्त तक मुनीर के हाथ से पीओके निकल जाएगा? ये बात हम क्यों कह रहे हैं? वहां जो हो रहा है उसकी बुनियाद पर कह रहे हैं। दरअसल पीओके ने अब अपनी राह पकड़ ली है। खुलेआम जो बातें कही जा रही हैं इससे पहले कभी हमने सुनी नहीं। लोगों का गुस्सा बिल्कुल उबल रहा है, जर्रा जर्रा इंकलाब के नारे लगा रहा है। और तस्वीरें कई हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ का बच्चा बच्चा कैसे इंकलाब के नारे लगा रहा है, इसको जरा एक तस्वीर में आप देखिए। अब जहां ये सिलसिला शुरू हो जाए तो फिर वो आमतौर पर थमता नहीं है और रोक नहीं पाते जोर जबरदस्ती के दम पर उसको कोई भी देश। ये बच्चे यासिन मुनीर की बुज़दिल आर्मियों को चुनौती दे रहे हैं। पीओके की ये वो फौज है जिसके हौसले पाकिस्तानी हुकूमत के चूल्हे हिला रही है। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी अब रुकने का नाम नहीं ले रही। उनका एक ही मकसद है, एक ही इरादा है, आज़ादी, इससे कुछ कम नहीं। पीओके अब पाकिस्तान से आज़ाद होना चाहता है और हिंदुस्तान की तरफ वो दोस्ती का हाथ खुलकर बढ़ा रहा है। बगावत की आग ऐसी भड़की है कि मुनीर की सीना समझ नहीं पा रही कि वो क्या करे। आपको बता दें कि कल वहां पर एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ है। सरसावा इलाके में प्रदर्शनकारियों के आगे मुनीर की फौज लेकिन लाचार नजर आई। वो पहुंचे तो थे लोगों पर जुल्म करने के लिए, लेकिन जब प्रदर्शनकारियों ने मोर्चा संभाला तो फिर वहां से वहां की सेना भाग गई। वहां की जनता ने पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। नौजवान, बुजुर्ग, सभी लोग सीना तानकर उनकी रेंजर्स के सामने खड़े हो गए। एक तस्वीर ददियाल की है। बीच वहां जो बातें की जा रही हैं जलसों में, सभाओं के अंदर, वो अब खुलकर कहने लगे हैं कि अब हमें पाकिस्तान से कोई उम्मीद नहीं है। पाकिस्तान ने हमारा राशन पानी तक बंद कर दिया है, तो अब फिर हमें और रास्ते खोलने पड़ेंगे। अब इनकी ये जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के ही एक ओहदेदार हैं, इनका नाम है सरदार अमन खान। ये लगातार वहाँ लोगों के सामने स्पीचेस देते हैं और इन्होंने तो कल खुलकर के कहा कि क्या अब हमें लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ बढ़ना चाहिए। वो सीज फायर लाइन कह रहे हैं। क्या सीज फायर लाइन की तरफ हम बढ़ें? वो कह रहे हैं हम पुंछ मेंढर के लोगों से कहना चाहते हैं हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। तो वो कह रहे हैं अब हम मदद का हाथ हिंदुस्तान की तरफ बढ़ा रहे हैं, सीज फायर लाइन की तरफ बढ़ा रहे हैं। त्रिपाठी जी अब वो रास्ता खोज रहे हैं एलओसी की तरफ, पीओके के लोग। देखिए, मैं फिर जिक्र वही करूंगा। 11 सितंबर 2019 सत्यपाल मलिक जी, जो अब नहीं रहे, उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि इस हिस्से का कश्मीर इतना चमकदार कर दो, जम्मू कश्मीर, कि उधर वाले इधर गेट खोलकर भागकर चले आए। तो उस वक्त हम लोगों को भी लगा था कि ये तो कैसी बात कर रहे हैं, ये संभव है क्या? लेकिन अब आज तो मतलब सीधे कहानी कुर्सी की में हम लोग ये बयान सुन रहे हैं और वो खुलेआम कह रहे हैं कि भाई हम पुंछ राजौरी के लोगों से, हम जिसको एक खाम ख्याली है, यानी गलत फहमी है कि कुछ गड़बड़ हो जाएगा, हम फंसे हुए, हम उधर जाए। इसका मतलब ये हुआ वो बयान पूरा नहीं सुनवा पाए। आगे वो कह रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं चले सीज फायर लाइन की ओर, सीज फायर लाइन की ओर। क्योंकि उनको ये बात समझ में आ गई कि हमें किस तरह से इस्तेमाल किया गया है। और अगर जम्मू कश्मीर का हिस्सा वो बन जाए, जो कि वो है, अगर वो बन गए तो उनके जीवन में कितनी बेहतरी हो सकती है। और जरा आप कल्पना कीजिए, जिस जगह पर बच्चों का कोई भविष्य नहीं है, जिस जगह बच्चियां हैं, उनके साथ किस तरह के मतलब क्या क्या होता है, उसकी कहानियां सुन के जो वहां टेररिस्ट जाते हैं लॉन्च पैड पर, वो जितने दिन ट्रेनिंग लेते हैं, आसपास के गांवों के हाल बुरे हो जाते हैं। ये ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यूं नहीं इतनी ताकतवर हो गई। बच्चे वहां से गायब हो जाते हैं। उनको कहा जाता है, पहले कुछ काम करने के लिए किसी कैंप में जाते हैं, उसके बाद वो बच्चा गायब हो जाता है, पता चला उसको भी आतंकवादी बना के भेज दिया। उन लोगों को बॉर्डर का पार कराने के लिए सबसे ज्यादा उन्हीं के बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है। वो ट्रायल में जाते हैं, बच गए तो उनके पीछे आतंकवादी आते हैं। मुझे लगता है अब वो सब गुबार टूट रहा है। और जो पहली बार है कि दुनिया भर में जो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की रिपोर्ट्स हैं, वो दुनिया भर में पढ़ी जा रही हैं, दुनिया भर में कही जा रही है। और दिल्ली में भी जो जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र है, उसने भी इस पर बहुत अच्छी रिपोर्ट्स निकाली हैं। 2 रिपोर्ट्स बहुत शानदार निकाली हैं। मुझे लगता है अब इसको रोकना थोड़ा मुश्किल होगा। कितने दिन तक आप गोली चलाइएगा, कितने दिन तक रेंजर सैनिकों को अमेरिका में, यूरोप में, यूके के अंदर और तमाम देशों के अंदर जो ओवरसीज कश्मीरी हैं,
वो इस वक्त किस तरीके से पाकिस्तान की हाई कमिश्नर्स के सामने जाकर के प्रदर्शन कर रहे हैं, वो जगह जगह, यूके की तो पार्लियामेंट में मामला कई बार जो है वो उठ चुका है। पाकिस्तान की सेना को लेकर के एक बयान आपको मैं दिखाता हूं, इन्हीं के एक सीनियर जर्नलिस्ट ने वो स्टेटमेंट दिया और वो कह रहे हैं, ये मैं लोगों की बातचीत की बुनियाद पर कह रहा हूं, मेरा अपना असेसमेंट नहीं है, लोग क्या कहते हैं पाकिस्तान की सेना के बारे में। उन्होंने कहा कि कुछ साल पहले तक हमें लगता था कि ये हमारी फौज है, ये पाकिस्तान को की रक्षा करने के लिए इसकी जरूरत है। आज ये फीलिंग ही चली गई लोगों के अंदर से, उनको लगता है ये पाकिस्तान के लिए है ही नहीं, पाकिस्तान इनके लिए है। और दूसरा कि ये केवल अमेरिका और वेस्ट का एक टूल है, ये वो करते हैं जो वो लोग चाहते हैं। तो इनकी जवाबदेही पाकिस्तान के प्रति कुछ नहीं है, इनकी जवाबदेही वेस्टर्न मास्टर्स के लिए। ये जो बात कह रहे हैं ये पूरी तरीके से सच है, लेकिन असल बात ये थी कि पाकिस्तान के लोग इस बात को कब समझेंगे। अगर आप समझना शुरू कर चुके हैं तो हो सकता है कि एक दिन वो वाकई अपने देश की सूरत बदल पाएं, लेकिन क्या ऐसा होगा? फिलहाल फौजी बूट में बड़ी ताकत होती है सर। नहीं, देखिए, पाकिस्तान का पूरा सत्ता केंद्र जो है वो पंजाब सूबा है, और पंजाबी जनरल जो है वो बात तो सही कर रहा है कि उसके जनरल्स हैं या जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? अमेरिका में पढ़ते हैं। उनकी प्रॉपर्टी कहाँ है? अमेरिका में है। उनका इन्वेस्टमेंट कहाँ है? ओवरसीज इन्वेस्टमेंट है। तो ऐसी स्थिति में वो बात तो बिल्कुल वो सही कर रहे हैं, पाकिस्तान को चूस करके निचोड़ करके रख दिया है पाकिस्तान की आर्मी और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने। वो भारत से इतना ज़्यादा क्यों टकराने की कोशिश करते हैं? क्योंकि भारत से यदि नहीं टकराते हैं तो उनके पास उनके अस्तित्व का संकट पड़ जाएगा। फिर वो क्या कह करके घृणा का माहौल पैदा करेंगे, क्या कह करके ये करेंगे। आसिफ मुनीर उसी पर काम कर रहे हैं, और वाकई ये पाकिस्तान के लिए बहुत दुखद स्थिति होने वाली है आने वाले, जिस प्रकार से खास करके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर। और मजेदार बात देखिए, ये झगड़ा हुआ क्या 2 महीने से अंदर में है, कम से कम 20 लोग तो मारे जा चुके हैं, 20 से ज़्यादा ही लोग मारे जा चुके हैं। रावलकोट हुआ, मुजफ्फराबाद हुआ, जून के महीने में वहाँ पर 35 तो पिछले प्रदर्शन में मारे गए थे, तो कल और हुआ है। इस जुलाई की मैं बात कर रहा हूँ, जुलाई में 20 लोग अभी तक मारे जा चुके हैं। ऐसी स्थिति में यदि कल जाकर के वो इधर की तरफ आते हैं, मजेदार किस्सा है कि वो अनरेस्ट हुआ कहाँ से कि वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली में सीट रिजर्व किया गया, इधर के लोगों के लिए सीट रिजर्व किया गया कि जो यहाँ से माइग्रेट करके जाते हैं उनके लिए 12 सीट्स रिजर्व किया जाए, जो पीओके में रहते भी नहीं है। वहां से अनरेस्ट हुआ, और अब वो मांग हेल्प किससे मांग रहे हैं? आवाम से मांग रहे हैं। भारत सरकार से उन्होंने नहीं मांगा है, उन्होंने आवाम को कॉल किया है, यानी कि कश्मीरी मुसलमानों से ये एक प्रकार का कॉल है कि आप हमको आइए और मदद कीजिए। जी सर, बड़ी बात है, सिर्फ 2 साल पहले बनी है जॉइंट एक्शन कमेटी, 2023 में बनी है। नहीं, और प्रॉपर्टी पे जो टैक्स लगा उसके खिलाफ बनाई थी शौकत नवाज मीर ने। वो 3 साल में इतना बड़ा इन्होंने अगर एस्टेब्लिशमेंट कर लिया है, लोगों को एकत्रित कर लिया है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इसलिए इतना बड़ा प्रदर्शन चल रहा है। ये जो प्रदर्शन जो चल रहा है वो तो उन्हीं को छुड़ाने के लिए चल रहा है। प्रदर्शन चल रहा है। प्रदर्शन की बुनियाद में वहां का एक उस नाले का नाम मैं भूल गया, वहां पर इनके एक बड़े एक्टिविस्ट की हत्या करके रेंजर्स ने फेंक दिया। उसके बाद ये विद्रोह बड़ा हुआ। उसके पहले तक वो लोग बिजली, पानी, अपनी चीजों के लिए वो मांग कर रहे थे, लेकिन जब उसकी हत्या कर दी गई, चूंकि वो बहुत मुखर आवाज था, तब उसके बाद ये लोग इस जो कत्लेआम वहां हुआ उसको जलियांवाला बाग कह रहे हैं, पाकिस्तान के ही लोग कह रहे हैं। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि अभी रुकने वाला नहीं है। अब जिस तरीके से इनको मतलब अब समझ में आ गया है कि ये मामला बहुत आगे बढ़ गया है, अब ये रुकने वाले नहीं है। क्या भारत इसमें कुछ चाहेगा? कोई नहीं, करना चाहिए सर, करना चाहिए, सावधान में अवसर देख के करना चाहिए, खुलकर करना चाहिए। इस मामले में आसान नहीं होता, इनको साधन संसाधन और सुविधा उपलब्ध कराए भारत सरकार। पिछली बार हमारे एमईए के स्पोक्सपर्सन रणधीर जायसवाल ने बयान दिया था, उससे थोड़ा आगे जाकर यूनाइटेड नेशंस में कहना चाहिए कि हमारा हिस्सा जो पाकिस्तान ने अवैध कब्जा किया हुआ है, देखिए वहां ये अत्याचार हो रहा है। ये तो कहना चाहिए कि अत्याचार हो रहा है। भारत ने बोल ही रहा है, भारत ने बोला है, इससे आगे यूएन में हमारा है, हम ये यूएन में भी बोला है। एक विजय जी, भारत ने यूएन में भी बोला, इससे आगे कुछ कर सकता है क्या भारत? इससे आगे करने की बात से पहले मैं एक बात कहूं जिसको आपने नोटिस नहीं किया कि एक बड़ा बदलाव पीओके और कश्मीर को लेकर ये हुआ कि पिछले 20 साल में या 30 साल में हमेशा जो भारत के हिस्से का कश्मीर है, जहाँ मतलब भारत का जो हिस्सा है कश्मीर का, उसके ह्यूमन राइट्स को लेकर दुनिया भर में चर्चा होती थी। अब वो चर्चा बदल के पीओके के ह्यूमन राइट्स पर आ गई है। तो इस बात को नोटिस करना चाहिए। एक तो ये कि भाई कैसे ये बड़ा बदलाव हुआ है, जो इस सरकार की
मतलब यदि कश्मीर पॉलिसी को देखा जाए तो उसका भी एक बड़ा हिस्सा है, सफलता है, कामयाबी है, उस तरह से इसको देखे। अब दूसरी बात है कि जब हम सब चर्चा कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि जो हमारे सरकार में लोग बैठे हुए हैं वो आराम तो करते नहीं हैं, है ना। मैं ये भी नहीं कह रहा कि उनकी वजह से ये हो रहा है, लेकिन एक ऐसे मौके की ज़रूरत है जब वहाँ ये लगे कि अब आपका दखल हो सकता है। आप यदि इस पाकिस्तान के हिस्से को, बांग्लादेश की जो लड़ाई है उसको देखेंगे, मुक्ति वाहिनी को, तो भारत कब एंटर उसमें करता है? जब वहां पर इस तरह की स्थिति बन जाए कि आपके पास ये कहने का मौका हो, जब युद्ध के हालात बन जाए, तब वो उसको किया जा सकता है। मुझे लगता है भारत भी उसका इंतजार उसी तरह से करेगा, और वो मुझे लगता है ठीक नीति है। आज आप उसमें एंटर करके करेंगे तो फिर एक नए तरीके का जंग पर आप, हम नहीं कह रहे कि हम एंटर हो जो जाएं, माइग्रेट, तो क्या ऐसा मौका बनेगा वहां पर? सवाल बन रहा है, ये तो बन ही रहा है, ये तो बन ही रहा है। और अगस्त का मुझे नहीं पता, में जो लेकिन हम बन लोगों रहा ने है। एक किया था उसके तो उसका जो टर्मिनोलॉजी ये था कि भाई जनसंख्या का आक्रमण हमारे यहाँ हुआ है। करीब 60 लाख के आसपास बांग्लादेश से लोग जो है भारत के अंदर तो वो घुस आए कहने थे तो उस लगे समय। हैं चलो चलो सीज़फायर लाइन की तरफ, तो उसी तरफ बात वहीं बढ़ रही है। ये तो विजय जी सारा उसी तरफ कर रहे हैं कि कहां एक पर पाकिस्तान की खबर आपको मैं बताता बताता हूं, इसकी चर्चा नहीं हुई लेकिन सोचिएगा कि कितना शॉकिंग मामला है ये। पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इशाक डार, फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, ये बड़े एक्टिव रहे अभी अमेरिका और इजराइल की, ईरान की जंग में। इनके पोते मोहम्मद रजा डार पर रेप का आरोप है और वो गिरफ्तार कर लिया गया। देश के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर का पोता गिरफ्तार है और आरोप 2 विदेशी महिलाओं को किडनैप करके उनका गैंगरेप करने का है। अंदाजा लगाइए आप, ये पोता है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का। पीड़ित महिलाओं में एक नीदरलैंड की है और दूसरी वेनेजुएला की। इस घटना के बाद पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार के इस्तीफे की मांग हो रही है और पाकिस्तान के सेनेटर फैसल फावड़ा कह रहे हैं कि अगर ये अपने पद पर रहे तो निष्पक्ष जांच नहीं हो पाएगी, उन्हें फौरन इस्तीफा देना चाहिए। वहां के सीनियर जर्नलिस्ट थे नजम सेठी, लेकिन वो इनके भी बचाव में, इसके भी बचाव में आ गए। उन्होंने कहा पोता आरोपी है, इशाक डार क्या करेंगे इसमें? सरकार के लिए काम करते हैं। पहले तो यही बहुत बड़ी बात है कि वहां के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का बेटा इतने संगीन आरोप के बाद गिरफ्तार भी हो पाया। मतलब मामला ही इतना बड़ा होगा कि दबाया नहीं जा सका और पब्लिक आई में आ गया वो होगा। फॉरेन वो है ना, फॉरेन नेशनल्स का मामला है, लेकिन बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट ये पाकिस्तान के लिए। और उससे बड़ी बात है कि वो आदमी अपने पद पर बना हुआ है। सनी जी, नहीं, कोई एम्बेरसमेंट नहीं है। पाकिस्तान में तो ये बहुत घटनाएं घटती रहती है, तो विदेश का मामला था इसलिए ये इतना सार्वजनिक हो गया और इतना अरेस्ट करना पड़ा। अगर पाकिस्तान किसी महिला के साथ वो ये करता तो थोड़ी अरेस्ट होता। भाई वो उप मुख्य प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री का बेटा है, और कितने लोग वहाँ पर से, वहाँ के जो मंत्री है, के सांसदों के तमाम केस आते हैं कि उनके ऊपर आरोप लगे, पुलिस ने FIR तक दर्ज नहीं कराई। तो पाकिस्तान का तो चरित्र यही है कि वहाँ के नेताओं का, वहाँ के लोक प्रतिनिधियों का किस तरह से हरकतें करते रहते हैं। मुझे लग रहा है कि इशाक डार को इस्तीफा देना चाहिए। अब फिर वो नैतिकता की बात, तो पाकिस्तान में नैतिकता का तो कोई बात ही नहीं है। अब ठीक है, वो देखेंगे सरकार क्या करना है उसका हिसाब। एक तस्वीर आपको दिखाता हूं मैं ईरान की। लगातार हम बात कर रहे हैं कि आयतुल्लाह खामेनेई के अंतिम संस्कार में कौन कौन आया, कौन नहीं आया। एक तस्वीर ये देखिए आप स्क्रीन पर जी, ये तीनों आयतुल्लाह खामेनेई के बेटे हैं और ये उनके ताबूत के सामने खड़े हुए थे। मसराम खामेनेई, मसूद खामेनेई, मुस्तफ़ा खामेनेई, ये 3 लोग हैं। 3 बेटे आए अपने पिता के अंतिम संस्कार में, जनाजे में। चौथा बेटा नहीं आया और चौथा बेटा ही सब कुछ है इस वक्त ईरान का, मुस्तफ़ा खामेनेई। तो ये तस्वीर कल मिली तो हमने, क्योंकि पहले लगा था कि परिवार से कोई भी नहीं होगा, लेकिन 3 बेटे वहाँ पे थे, मुस्तफ़ा खामेनेई नहीं था। इवन IRGC का जो मुख्य कमांडर है, हेड है, वो भी पहुंचा हुआ था, जनरल सम कोई था वो, लेकिन IRGC ने मुस्तफ़ा खामेनेई को आने की इजाज़त नहीं दी, ऐसा कहा जा रहा है। मतलब कि IRGC का फैसला था कि मुस्तफ़ा खामेनेई नहीं आएंगे, बाकी उनके परिवार पर कोई रोक नहीं थी। जो कल हम चर्चा कर रहे थे उनके सुरक्षा का मामला, लेकिन इसमें इस बात की संभावना और बढ़ गई कि जब तीनों बेटे यहाँ पर हैं तो उनको नहीं आना, तो क्या उनकी स्थिति कैसी है, ये थोड़ी सी आशंकाएं पैदा करता है कि क्या वो इस स्थिति में हैं भी कि नहीं है कि उनको लाया जाए सामने, या क्या स्थिति है। सिक्योरिटी एक रीजन हो सकता है जिसकी हम लोगों ने चर्चा की थी, मैंने उस पर जोर दिया था। लेकिन जब तीनों बेटे यहाँ पर हैं तो उसके बाद किस तरह से ये होगा मुस्तफ़ा खामेनेई। और ये ईरान का ही मतलब सबसे बड़ा संकट का भी वक्त है, दुख का भी वक्त है, लेकिन ईरान ने ये बताया है कि दुनिया में उसकी ताकत कितनी है। ये सारा जो हो रहा, मतलब
इतने लोगों का आना आप कह रहे हैं। हाँ, दुनिया भर के यूएई ने नहीं भेजा सर किसी को यहाँ, सऊदी अरब ने भेजा, बाकी सबने भेजा, हाँ, तो यूएई का वही कोई मैं कह रहा हूं। नहीं आया, कोई बात नहीं, लेकिन 17 ईरान ने ये कंट्री- बताया कि इस सब के बाद कि जब अमेरिका और 17 दुनिया भर कंट्री के ऐसे हैं कंट्री जिन्होंने खिलाफ उसका है, बायकॉट उसके किया बाद भी 2 करोड़ लोग, 3 करोड़ लोगों का आने की बात है। और मशहद में जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, मशहद में मेरे ख्याल से उनको अंतिम संस्कार होगा वापस लाकर। ये क्या किया जा रहा है कि अलग अलग शहरों में लेके जाया जा रहा है बॉडीज को, घुमाया और वो जाएगा। वापस हैं घुमाया जाएगा सब जगह। घुमाया जा रहा है, क्योंकि वो इतनी बड़ी तादाद में लोग हैं कि कोई अलग तरीके का दंगा या वो ना हो जाए। और 9 तारीख को वापस मशहद में लाके उनका अंतिम संस्कार सर एक खबर आ रही है यहाँ हमारी पॉलिटिक्स की, पंजाब से खबर है। सूत्रों के मुताबिक चन्नी गुट ने, चरणजीत सिंह चन्नी के गुट ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा वड़िंग के खिलाफ खुली बगावत तो करी रखी है। आज गुरदासपुर में एक बार फिर गुरदासपुर के सांसद सुखजिंदर रंधावा वो भी चन्नी कैंप में शामिल हो गए। तो सुबह ही है। वो आज फिजिकली वहां प्रेजेंट है सर। हाँ, नहीं, आज खबर उन्होंने ये है। कहा, उन्होंने ओपनली कहा कि हम चन्नी गुट को समर्थन दे रहे हैं, चन्नी जी को गुट समर्थन। ने कांग्रेस हाईकमान को अल्टीमेटम भी दे दिया है। उनका कहना है कि वो अमरिंदर राजा वड़िंग को उनके किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। चन्नी ग्रुप पंजाब दौरे पर आ रहे भूपेश बघेल से भी मुलाकात नहीं करेगा। अभी हमने आपको बताया था भूपेश बघेल वहां पर सुलह सफाई कराने के लिए पहुंच रहे हैं। चन्नी ग्रुप ने कह दिया हम इनसे कोई मीटिंग नहीं करेंगे। अब पंजाब कांग्रेस के विधायक परगट सिंह इस गुट का मैसेज लेकर दिल्ली आ रहे हैं। पंजाब कांग्रेस प्रभारी भूपेश बघेल 5 दिन के दौरे पर आज ही पंजाब पहुंचे हुए थे। उससे पहले एक तस्वीर पोस्ट की गई है चन्नी ग्रुप की तरफ से, जिसमें सुखजिंदर रंधावा के अलावा 7 विधायक उनके साथ दिखाई देते हैं। सुखजिंदर रंधावा बयान दे रहे थे सर, लेकिन उस मीटिंग में जाना उनका तो ये तो अभी मिलके भी है ना गृह मंत्री से, नहीं, मैं कह रहा हूँ वो इसका तो मतलब 3 दिन रंधावा पहले साहब मुलाकात एक हो गई थी। सीरियस पॉलिटिकल लीडर है, राजस्थान के प्रभारी। सौरभ जी, क्योंकि अमित बड़ा शाह जी मुश्किल से- है आप लोगों के साथ प्रोग्राम करना, पता नहीं लगता कब ये तंज कर रहे हैं, कब खबर दे रहे हैं। बोलिए आप। संयोग देखिए कि अभी हमने इससे पहले यही कहा था ना कि लगता है अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया है, बेचार कितना भी कोशिश कर ले, दूसरी वाली कंपनी में इनका जाना तय है, या इतना बड़ा ऑफर दे दे कि वो रुक ही जाए। इसका मतलब ये हुआ कि चन्नी जी और रंधावा जी इन सब की तैयारी, मतलब जिसको ये योजना पूरी है, तो वो उसको दूसरी कैसे कंपनी वो नहीं है, ऐलान करेंगे। कंपनी ही नहीं है कोई दूसरी, नहीं। अपनी कंपनी खोलनी पड़ेगी इन्हें। अच्छा, ये नहीं, पता सर, कहाँ नहीं, चलता है? नहीं, बीजेपी में political जाएंगे। startup का एक मौसम मिनट, है एक ना, मिनट। सर बीजेपी है, बीजेपी के पास जाएंगे सर। ये पता कहाँ चलता है? चन्नी को लेगी बीजेपी। सर लेगी, हाँ, बात हो गई है। अमृतपाल का आप लिखवा लो अरे मेरे से, पता चन्नी कहाँ बीजेपी में चलता जा है? रहे हैं सर, बात हो गई है। ये पता कहाँ चलता? हम सब लोग तो कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी टूटेगी, आम आदमी पार्टी टूटेगी, डिबेट वहां कर रहे थे, और अचानक देखिए कांग्रेस का ये हाल हो गया। भाई तो ये जरा भाई समझने की जरूरत है। ये तो बड़े जानकार लोग नहीं। कहते थे कि पंजाब में बीजेपी कोई बहुत बड़ा स्टेप उठाने जा रही है। भाई मैं तो कह रहा रोजाना हूँ, ये अच्छा बात आप कर थोड़ा रहे थे परिदृश्य कि- बदल के देखिए। और मैंने कहा था कि ये सारे लोग अगर इधर आ जाएं, मेन पार्टी बनेगी इलेक्शन में, बाकी जो होगा वो देखा अमरिंदर सिंह के क्या हुआ था, पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह कांग्रेस से बगावत की, उन्होंने अलग पार्टी बनाई, बीजेपी का समर्थन चन्नी रहा, का बाद में बैगेज है, बीजेपी में सर, चले इसलिए गए। कह रहा हूं, चन्नी का बैगेज है। बैगेज सर, क्या होता है? कोई बैगेज नहीं, जाएगा किसी ना, का जैसे बैगेज आएंगे नहीं, तो- इससे बड़े बैगेज कई वाले बार भारतीय जनता दरवाजे पार्टी के में बाहर चले छोड़ गए आते सर, हैं ना। कोई बैगेज नहीं है, बैगेज को कौन सा दरवाजे वाला के बाहर बैगेज पता नहीं। कोई बैगेज नहीं चन्नी उनका। चन्नी पर करप्शन का बैगेज है, चन्नी के ऊपर सेपरेटिज्म का बैगेज है। सब अजित कुछ तो पवार से क्या- बड़ा क्या आरोप छोड़ा है, है सर। आज हम कह रहे हैं राष्ट्र प्रथम है। सर अजित पवार से बड़ा आरोप है चन्नी के ऊपर करप्शन नहीं, का। राष्ट्र प्रथम कहा, बात खत्म। इसके बाद क्या है? मुख्यमंत्री रहे हैं भाई। मुख्यमंत्री रहे वो, नहीं, और चुप दलित है रहो सर, आप लोग तो। दलित है, सबसे बड़ा नहीं, दलित है नहीं, सर वो। serious- क्या चन्नी बीजेपी में आ रहे हैं? इसका पक्का। सीधा सा मतलब हुआ कि चन्नी रंधावा की बातचीत या तो भारतीय जनता पार्टी में हो गई है, या वो नए समूह के तौर पर जो अभी चुनाव होने वाले हैं उसकी तैयारी। कोई भाई, ये एनसीपी कह सर, देना- कोई एनसीपीआई ढूंढ लेंगे वो भी पार्टी, वो तो मुमकिन है, वही कि करेंगे अपना ना, कुछ पार्टी पुर्टी बना के बीजेपी के साथ लेकिन गठबंधन करेंगे। आप कहें कि मैं प्रभारी से भी मुलाकात नहीं करूंगा, ये तो कुछ मामला बहुत गंभीर हो गया इसका मतलब। देखिए, जिस दिन रंधावा जी अमित शाह जी से मुलाकात करके आए थे और तब भी उन्होंने कहा बात था होती है, कि हम कानून व्यवस्था पर मिलने गए हैं, तो मैंने तो मान ली थी उनकी उनका स्टैंडिंग कोई कानून व्यवस्था पर मिलने बहुत ही की मासूम पार्टी के अंदर ही कानून व्यवस्था का था। नहीं सर, थी सर अपनी सुरक्षा, अपनी सुरक्षा की बात करने गए। सुरक्षा की मतलब गए थे। नहीं, तो उसके बाद और भारतीय जनता पार्टी इस बार पंजाब के चुनाव को, हम लोग कहानी कुर्सी में चर्चा कर रहे थे कि बहुत गंभीरता से उस चुनाव को अच्छा, लड़ रही है। चलिए। और उस गंभीरता में पार्टी ये से भी एक निकाल देना शामिल चाहिए, है सर, ब्रेक का समय हो गया। बस कि कम से कम एक दलित नेता उनको चाहिए था, हो सकता है वो हाँ चुनने नाम का है, मुझे बताइए चन्नी की अपनी पार्टी से सुलह होगी या नहीं? नहीं, अब मुझे कठिन दिखता। नहीं होगी सर। नहीं होगी, अब कब मानेंगे आप, ये आप बताइए। ओके, आप बताइए। कहाँ होने नहीं होने वाली, आप बताइए। बिल्कुल नहीं सर, वो अब जा रहे हैं अब भी मान जाइए और आप। मैं कांग्रेस को मानने में निकाल तैयार देना चाहिए, हूं। इतना मुझे बनाने लगता से है बेहतर बना उसको लेंगे निकाल के हो बाहर सकता है करें। आप राहुल जी के जरिए बड़ा प्रस्ताव दिलवा दें। हो सकता है राहुल जी बना लें। वो चलिए। जोक आपने सुना है ना कि वो एक ऑफिस में 5 लोग बैठे हुए थे और बॉस ने जोक सुनाया तो 4 लोग हंसे, एक आदमी नहीं हंसा। तो पूछा किसने, कि उसको अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया।
बाकी बॉस के जोक पर हंसना जरूरी सन्नी होता है। जी को कहीं का अपॉइंटमेंट लेटर मिला है कि नहीं मिला, इस खबर पर आगे भी नजर रहेगी।